जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम नए राज्यों के उदय के अंतर्गत मैसूर राज्य के विषय में बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध लड़े गए। 3 युद्ध के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टम की संधि होती है 1792 में, और टीपू सुल्तान उस युद्ध को हार जाता है। और 1792 से लेकर 1799 तक कोई युद्ध नहीं होता। 1799 में अंतिम युद्ध होता है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, आंग्ल मैसूर युद्ध नंबर 4। तो हम उसी आंग्ल मैसूर युद्ध नंबर 4, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे। इस दौर के बीच में 1799 से लेके और 1792 से लेके 1799 के बीच में जो टीपू सुल्तान है वो नेपोलियन से संपर्क करने की कोशिश करता है और फ्रांस से संपर्क करने की कोशिश करता है और अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने की कोशिश करता है। उसका राज्य की सीमाएं ऑलरेडी छोटी हो चुकी हैं। तृतीय युद्ध में उनको मराठाओं ने, निजामों ने और अंग्रेजों ने आपस में बांट लिया है। तो ये बात जो नेपोलियन से संपर्क कर रहा है, फ्रांस से संपर्क कर रहा है, ओबियसली जो है अंग्रेजों को ठीक नहीं लगेगी, नागवार गुजरती भी है। इसी समय लॉर्ड वेलेजली जो गवर्नर जनरल है उस समय बंगाल का, उस समय भारत का गवर्नर जनरल नहीं कहा जाता, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य क्षेत्र वही है बंगाल, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो लॉर्ड वेलेजली जो है वो एक सहायक संधि लेके आता है। सहायक संधि क्या है? सहायक संधि एक तरह से समझ लीजिए कि आप एक अश्वमेध यज्ञ है। अंग्रेजों का एक घोड़ा है, उन्होंने वो घोड़ा छोड़ दिया है। जो उस घोड़े को अपनी सीमा से जाने दे रहा है वो राज्य अंग्रेजों का, जो उस घोड़े को पकड़ ले रहा है उसके साथ अंग्रेज युद्ध करेंगे। तो इस तरह से आप अंग्रेजों का अश्वमेध यज्ञ समझ सकते हैं। एक एक छोटी छोटी बात के रूप में डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ सहायक संधि में क्या होता है। तो सहायक संधि अंग्रेजों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए थी। इसमें कहा गया कि जो राज्य हैं, जैसे कि निजामों ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। भारत के अंतर्गत सबसे पहले जिस राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार किया वो है निजाम, हैदराबाद के निजाम। उन्होंने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। तो जो राज्य हैं वो अब कंपनी के अंडर में रहेगा, यानी हैदराबाद या निजाम अब कंपनी के अंडर में रहेंगे। हैदराबाद की सेना को भंग कर दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ, अगर हैदराबाद ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया तो वहां पे क्या क्या हुआ। हैदराबाद राज्य अब कंपनी के अंडर में रहेगा, हैदराबाद की सेना को भंग कर दिया गया। हैदराबाद राज्य के दरबार में कंपनी का एक रेसिडेंट रहेगा, वही सारे निर्णय लेगा, उसके बिना कोई भी निर्णय जो है हैदराबाद राज्य नहीं ले सकता। और अब यहाँ सेना को भंग कर दिया गया तो इस राज्य में अब अंग्रेजों की सेना रहेगी और उस अंग्रेजों की सेना का खर्चा भी वही राज्य उठाएगा, यानी यहाँ पर हैदराबाद राज्य ही अंग्रेजों की सेना का खर्चा उठाएगा। ठीक है, खर्चा राज्य को ही देना होगा सेना का। यानी एक तरह से सहायक संधि को स्वीकार कर लेने के बाद वो इनडायरेक्टली राज्य जो है अंग्रेजों के अधीन ही आ जाता है। सारे निर्णय लेने के, युद्ध लड़ने के अधिकार अंग्रेजों के पास हैं, रेसिडेंट के पास हैं, सेना उसके पास है नहीं। सेना का खर्चा भी राज्य उठा रहा है। तो एक तरह से सहायक संधि स्वीकार कर लेने का मतलब है अपने राज्य को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेना। अब ये जब निजाम ने ये 1798 में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली है, तो ये प्रस्ताव सभी राज्यों में भेजा जा रहा है। ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा समझ लीजिए आप, ये घोड़ा दौड़ता दौड़ता मैसूर में पहुंचा, यानी लॉर्ड वेलेजली ने अपनी सहायक संधि मैसूर में भेजी और मैसूर में बैठा हुआ टीपू सुल्तान इस सहायक संधि को अस्वीकार कर देता है। क्योंकि टीपू सुल्तान का ये मानना था, जैसे मैंने आपको टीपू सुल्तान के बारे में जब उसकी जीवनी पढ़ाई तो पढ़ाया, टीपू सुल्तान कहता था कि एक दिन की जिंदगी जियो शेर की तरह, भेड़ की तरह हजारों दिन की जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। तो टीपू सुल्तान बिल्कुल इस सहायक संधि को अस्वीकार कर देता है। अस्वीकार करने का मतलब क्या है? टीपू सुल्तान ने घोड़े को पकड़ लिया, और जब घोड़े को पकड़ लिया तो युद्ध होगा किसके बीच में? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज यानी लॉर्ड वेलेजली। तो युद्ध होता है 1799 ईस्वी में। इस युद्ध को कहा जाता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 1799 में युद्ध लड़ा जाता है। टीपू सुल्तान की इस युद्ध के बाद मृत्यु हो जाती है। पहले उसका राज्य जो था तृतीय युद्ध में ही छोटा हो गया था, अब उस राज्य की सीमाओं को और छोटा कर दिया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया, कृष्णराज चिक्का से ही, देखिए मैसूर राज्य के संस्थापक शुरुआत कहाँ से हुई? मैसूर राज्य की शुरुआत होती है कृष्णराज चिक्का से। और उस कृष्णराज चिक्का का जो नंदराज था भाई, उस नंदराज को हटाकर वहां पर कौन बन जाता है शासक? तो वो बन जाता था टीपू सुल्तान का पिता हैदर अली। और कृष्णराज चिक्का क्या था? अडियार वंश का था। तो बेसिकली मैसूर राज्य में किसका शासन था? अडियार वंश का शासक था। तो उसी अडियार वंश के एक नाबालिग नाबालिग लड़के को, नाबालिग को एक शासक बना देते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स।
टीपू सुल्तान की तो मृत्यु हो गई, तो उसी नाबालिग को, जिस नाबालिग बच्चे का नाम था कृष्णराज, उसकी आयु केवल 2 वर्ष की थी, वो इस अडियार वंश का था, तो उसी को वहाँ का एक नाम मात्र का शासक बना दिया जाता है और उससे सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। तो इस तरह से अंग्रेज मैसूर राज्य से भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करा लेते हैं और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा ही नहीं है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराने के बाद वो उस राज्य को छोड़कर चले गए। आप देखेंगे 1838 आते आते अंग्रेज इस पूरे मैसूर राज्य को भी अपने राज्य के अंतर्गत मिला लेते हैं। वो हम आगे बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक ये देखा है, यहाँ हमने देखा कि आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो चुके हैं, टीपू सुल्तान मारा जा चुका है, मैसूर राज्य अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुका है, कर्नाटक ने ऑलरेडी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी थी। जब हमने देखा था ये ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी के बीच में जो युद्ध हुआ थे, कर्नाटक के युद्ध, निज़ामों ने ऑलरेडी सहायक संधि स्वीकार कर ली है। निज़ामों ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, इसका मतलब वो भी ब्रिटिशर्स के अंदर आ गए हैं। वहाँ पे ऑलरेडी अवध में क्या हो रहा है, अवध में प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद जो अवध का नवाब है उसने ऑलरेडी इलाहाबाद की संधि कर ली है। इलाहाबाद की संधि जो है मुगलों ने भी करी है अंग्रेजों के साथ। तो ये सारे का सारा क्षेत्र जो है अब किसी न किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी के अंडर आ चुका है, अंग्रेजों के अंदर आ चुका है। केवल मराठा बचे हुए हैं जिनसे अंग्रेजों ने सलाबाई की संधि की हुई है युद्ध ना करने की, लेकिन मराठाओं का अभी भी स्वतंत्र राज्य है। तो अब इन सब राज्यों को जब अंग्रेज हरा चुके हैं, 1799 आ चुकी है, उसके बाद अंग्रेज जो हैं अब मराठाओं की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं और मराठाओं के शासन को वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली सीरीज में हम देखेंगे कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में किस तरह से संघर्ष होता है और किस तरह से आंग्ल मराठा युद्ध होने शुरू होते हैं और उनका क्या नतीजा निकलता है। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में डिटेल से जानेंगे। मेरे साथ इस सीरीज में आप बने रहिए, देखते रहिए आधुनिक भारत का इतिहास, बिल्कुल सीधी सी भाषा में, आसान शब्दों में और हैंड रिटन नोट्स के साथ। वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन हैंड रिटन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।